नमस्कार, स्वागत है आपका JK 24/7 में। मैं हूं नीलू व्यास और स्वागत करती हूं आपका हमारे खास कार्यक्रम ऑन रिकॉर्ड में। इस प्रोग्राम के जरिए आपकी मुलाकात करवाती हूं देश के बड़े न्यूज मेकर्स के साथ। अभी ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के परिणाम आए हैं। एक बहुत ही हाई पिच्ड कैंपेन इस पूरे चुनाव में देखी गई, जिसमें TRS यानी कि तेलंगाना राष्ट्रीय समिति एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरा है। तो हमारे साथ इस समय है पूर्व सांसद और TRS की वरिष्ठ नेता, जो कि तेलंगाना की मुख्यमंत्री की बेटी भी है, कविता राव का मैं स्वागत करती हूं। कविता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू नीलू जी। कविता, मेरा पहला सवाल है, पहले तो बहुत बहुत आपको बधाई कि पार्टी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरी है, लेकिन क्या जो चुनाव के नतीजे थे वो आपके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक थे या आप उसे और बेहतर कर सकते थे? जी शुक्रिया बहुत बहुत। और साथ साथ मैं तेलंगाना के सभी जनता का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे सबसे लार्जेस्ट पार्टी आई है। जैसे आपने कहा, हमारे एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम आया है सीट, लेकिन फिर भी वी आर द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी एंड वी थैंक आवर पीपल फॉर दैट। लेकिन आप लोगों की रिव्यू भी हुई होगी अभी भी, जो अगर हम ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के रिजल्ट्स की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, तो अभी भी ये क्लियर नहीं है कि किसका मेयर, किस पार्टी का मेयर बनेगा। एक हंग GHMC नजर आ रहा है। तो अभी जो गठबंधन है या गठजोड़ है, किस पार्टी का किसके साथ बनेगा? क्या आपने रीच आउट किया है कुछ और पार्टीज को? MIM जिसकी अटकलें लगाई जा रही है, जिसकी पॉसिबिलिटी है द TRS माइट अलाइन विद MIM फॉर द पोस्ट ऑफ द मेयर एंड द डेप्यूटी मेयर। तो आपकी कुछ उस राह पर अभी कोई बातचीत शुरू हुई है? मैम, अभी तो पूरी तरह एनालिसिस नहीं हुआ है और 3-4 सीट्स में कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज है शायद। अभी रिजल्ट भी कंप्लीटली आया नहीं है। तो वंस दैट कम्स इन, पार्टी में डिस्कशन होगा, कंप्लीटली डिवीजन वाइज एक डिटेल डिस्कशन होगा। उसके बाद में डिसीजन लिया जाएगा कि मेयर के पद के लिए क्या करना चाहिए। ओके, तो कविता, फिलहाल तो कुछ जी कितना टाइम आपको लगता है कि लग जाएगा? क्योंकि मेयर चुनने के लिए 2 महीने का समय है, तो कब तक ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी कि आप पार्टी से बातचीत कर सकते हैं? मैम, जितना ज्यादा टाइम है उतना अच्छा है। आपने कहा 2 महीने हैं, तो इतना जल्दबाजी में डिसीजन लेने का भी किसी पार्टी को अभी कोई जरूरत नहीं है। अभी तो हमारे पार्टी में कुछ डिस्कशन हुआ नहीं है, तो जब भी हो जाएगा डिसीजन लेंगे, जाहिर है आपको बता दिया जाएगा। मैम कविता, एक चीज जो सारे टीवी चैनल्स दिखा रहे हैं कि MIM की जो ओवैसी जी की पार्टी है, वो ऐसा तो नहीं कि किंग मेकर के रूप में उभरती हुई नजर आ रही है, कि हो सकता है कि BJP उनको रीच आउट करे या आपकी जो पार्टी है वो उनको रीच आउट करे। तो MIM कहीं ना कहीं इस पूरे हैदराबाद के चुनाव में किंग मेकर के रूप में साबित हो रहा है। मैम, हमारे पास एक्स ऑफिशियो वोट्स भी बहुत ज्यादा है, तो अभी फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो किसी भी पार्टी का कोई जो डिसीजन होगा, मैं उसके बारे में तो बात नहीं कर सकती हूँ। हमारे खुद के पार्टी के बारे में तो डिसीजन अभी कुछ हुआ नहीं है मैम। लेकिन आपकी जो पार्टी है, आपके पास जो एक्स ऑफिशियो पर्संस की जो नंबर्स हैं वो 38 के करीब है और आपकी पार्टी को 56 वोट्स मिले हैं। तो 56 प्लस 38, तो आपको लगता है कि वो फिगर जो 102 का चाहिए एक मेयर को इलेक्ट करने के लिए, तो वो आप कहीं ना कहीं उसको आप क्रॉस कर पाएंगे? आर यू कॉन्फिडेंट अबाउट दैट? मैम, इसमें काफी ज्यादा टेक्निकलिटीज भी है हंग के इसमें। तो अभी ये जो लॉ है इसमें स्टडी भी करना पड़ेगा, बाद में ही डिसीजन लिया जाएगा। इसीलिए मैं कॉन्फिडेंटली आपसे कुछ बोल नहीं रही हूँ, क्योंकि टेक्निकल इश्यूज पे आके अभी मामला रुक गया है। सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है अभी। चलिए, तो मैं टेक्निकल इश्यूज अब छोड़ देती हूँ, उस पर बात करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो मेरा एक बड़ा सवाल है, अब अगर हाइंडसाइट में देखिए जिस तरीके से पूरा कैंपेन चला है, एटलीस्ट मेरे जर्नलिस्टिक करियर में मैंने नहीं देखा कि इतना हाईली पोलराइज्ड और हाईली नेशनलाइज्ड एक सिविक पोल्स लड़ा जाए। एंड थैंक गॉड फॉर BJP, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से एक हाई पिच्ड कैंपेन किया, और वो भी खास जो पिछले एक हफ्ते में जिस तरीके का कैंपेन बिल्ड हुआ है 1 दिसंबर को वोटिंग की, तो आप एक हाई पिच्ड कैंपेन का जो क्रेडिट है आज वो किसे देंगे? मैम, ये तो म्युनिसिपल इलेक्शन नहीं, नेशनल इलेक्शन के जैसा हुआ था। जितने भी BJP के वरिष्ठ नेतागण हैं वो हमारे हैदराबाद में टूरिस्ट बन के आए, अलग अलग बातें बता के चले गए,
लेकिन हमारे लोग भी जानते थे कि आएंगे और जाएंगे, कुछ पैसे वैसे तो नहीं लाएंगे तेलंगाना के लिए, क्योंकि इस पिछले 6 सालों में हमने कितने सारे इश्यूज में फंडिंग पूछे थे, कितने सारे इश्यूज के लिए सपोर्ट के लिए पूछा था, वो कुछ नहीं मिला हमें। तो अभी जो इतने लोग आए हैं, इतने नेता आए हैं बड़े बड़े और वादा करके गए हैं, हमारे लोग जानते हैं ये फिर भी वादा पे खड़े रहने वाले लोग नहीं है, इसीलिए हमारे तरफ लोग खड़े हुए हैं एंड वी आर द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी टुडे। लेकिन कविता, आपने देखा जी कि जिस तरह से बीजेपी को सीट्स मिली हैं, 4 उनकी 2016 के चुनाव थे उसमें 4 सीटें थी बीजेपी के पास, और 4 से जी अब जो उनका आंकड़ा है 46, तो वो तो बिल्कुल 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना ऑलमोस्ट एक बढ़त बीजेपी की देखी गई है। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल वैक्यूम था जिसको बीजेपी ने आज फिल किया है? मैम, इसको देखने के 2 तरीके हैं। पहले तो 4 से अगर 8 भी बनता है तो 100% की बढ़ोतरी दिखती है। हमारा तो 99 था, तो इसमें जितना भी कटौती होती है वो भी बहुत बड़ा दिखता है। और यहाँ कांग्रेस पार्टी पहले था तो 4 फ्रंट एक फाइट था लास्ट टाइम इलेक्शन में, टीडीपी, कांग्रेस, एमआईएम, बीजेपी एंड टीआरएस। नाउ टीडीपी हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली 55,000 votes. राइट। Congress is restricted to only 2.5 lakh votes. So rest of the votes were shared literally between BJP and TRS. Okay. So the vacuum created by these two huge parties in 2014 has gone some to TRS and some to BJP. तो आपको, so as you rightly आपके said, कहने का मतलब ये है कि अगर टीडीपी और कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा होता तो बीजेपी की सीट्स इतनी ज्यादा नहीं आती। बिल्कुल। ओके ओके। अच्छा, आपसे एक चीज और पूछनी थी कि लोगों ने ये आरोप लगाया है और मीडिया में भी ये सारी बातें आई हैं कि कहीं ना कहीं जो हैदराबाद की जनता थी वो काफी नाराज चल रही थी टीआरएस से, क्योंकि फ्लड रिलीफ को लेकर और जिस तरीके से जो कैश हैंडआउट्स किए गए, तो आपको लगता है कि पार्टी की तरफ से हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई चूक रही हो, या आप कुछ और बेहतर कर सकते थे लोगों के लिए? नीलू जी, जब हैदराबाद में ऐसा फ्लड आया जो 100 सालों में एक बार आता है, हमारे गवर्नमेंट ने क्विकली रिएक्ट किया, इमीडिएट रिलीफ लोगों को जो देना था, क्योंकि इमीडिएटली दसरा फेस्टिवल था, बतकम्मा फेस्टिवल था, जो तेलंगाना में 2 बड़ी फेस्टिवल्स है, और इनका पूरा घर भीग गया है, पूरा उनका सामान खराब हो गया है। तो वी वेंट आउट, रीच्ड आउट टू आवर पीपल, तो इमीडिएटली कैश हैंड ओवर करने का एक अच्छा डिसीजन था, साफ दिल का डिसीजन था, क्योंकि हमें खुद पता नहीं था कि कब इलेक्शन आने वाला है। But then 7 lakh families को जब ये help पहुंचा, then the parties, rest of the parties reacted saying that it is not being done well and we have to stop it. First of all, they stopped the help. Second, they promised the help to be increased from 10,000 to 25,000. Right. But today, when they won so many seats, they are not in a position to give 25,000. They have stopped the 10,000 already. So in the meanwhile, who suffered is the common people. तो कितने लोगों को रिलीफ एक्चुअली पहुंच पाई फ्लड की? 7 lakh families have benefited from 10,000, ma'am. Okay. Initially, we distributed for 5 lakh. When the opposition said they are not being handed out very well, we've immediately switched it to the online mode, where the benefit was directly transferred to their bank account. Okay. So 2 lakh families got benefited like that. Okay. But then there are 4 lakh more, I believe, around, I'm not very sure about the number, to be further helped, which will resume again sometime later. लेकिन कविता, जिस तरीके से शहर में पानी भरा, पानी को बहुत दिनों तक निकाला नहीं जा सका, लोगों का ये भी कहना था, आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि मैं वहां ग्राउंड पर नहीं थी, कि ग्राउंड के हालात क्या थे, क्योंकि लोगों ने कहा कि जो टीआरएस के कॉर्पोरेटर्स हैं वो ग्राउंड पर नजर नहीं आ रहे थे जिस समय बाढ़ आई थी। इसमें कितनी सच्चाई है? Neelu ji, first thing, when the flood hit, it was very bad. Our ministers, our corporators, our leaders from the local areas to the statewide leaders, all of them were on the ground, taking care of the immediate relief, and then again in the cash distribution. Right. Most of the colonies, water was evicted, people were evicted from there, put them in safe places. But few areas had water for a longer time. Right. At the same time, we claimed for the loss to be around 1,300 crores. Right. We got not even a single rupee from the central government. Whereas did you ask for the relief? had the similar. Did you ask the center for the relief?
Absolutely, ma'am. I like to make a point here. Right. Central government under Amit Shah's ministry Hmm. gave a similar flood relief to 6 other states Okay. without them asking. Hmm. The central government formed something called as IMCTS, Hmm. Interministerial Cabinet Committee or something like that. Hmm. And through that, they have given 4,700 crores to all these 6 states, Karnataka, Gujarat, Bengal, Sikkim, Orissa. Hmm. So they could have done the same thing to Telangana. We've Okay. asked for 1,350 crores. So you mean to but say we that never the got even a central single government, rupee. you mean to say that the central government was unfair to the people of Hyderabad, unfair to your Absolutely. party? Absolutely. Not our party, to the people of Hyderabad. Okay. We are the party in power and they've helped the BJP ruled government directly, Karnataka, etc. Okay. Okay. So, अच्छा, but they did not do that for Telangana. जी अच्छा, एक ओवैसी फैक्टर के बारे में भी आपसे बात करूंगी। लोग बार बार ओवैसी फैक्टर की बात करते हैं कि किस तरीके से एक हाईली पोलराइज्ड कैंपेन था। अगर बीफ बिरयानी, पोक बिरयानी, जिन्ना और सर्जिकल स्ट्राइक्स, ये तमाम चीज़ों का मेंशन इस चुनाव में हुआ है, तो आपको लगता है कि एक हाईली पोलराइज्ड कैंपेन की वजह से बीजेपी के इतने ज़्यादा नंबर्स आए हैं और उनकी एक ये रणनीति की सक्सेस थी, उन्होंने सफलता से इसको कैरी आउट किया? More than this high-pitched campaign to divide the society, the vacuum which was existing because of the failure of Congress, I believe helped the BJP much. No, let's not talk about Because Congress and TDP. Let's not we talk about lost Congress our- and TDP. I'm purely talking from the point of view of BJP. For the kind of campaign they mounted, their all central leaders were here in Hyderabad to put up a high-octane campaign, but which resulted in a highly polarized campaign, and that was the strategy of the party by which they succeeded. So don't you agree with that? Well, all I'm saying is, what good did that do to the people of Hyderabad today? They did not win the mayor, so they won't live up to their promises. They managed to polarize and fill in a lot of negative things into Hyderabad. Whom is that going to help? Point one. Point two, they might have got few seats. But these leaders who came into Hyderabad and promised, since they're already in the central government, are they going to roll out any money to Hyderabad, any money to Telangana? That is a bigger question. If they feel responsible, if they are thankful to the people of Hyderabad that Hyderabad has voted in favor of them, then they should roll out and live up to their promises. नहीं, जितने भी लीडर्स थे बीजेपी के, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, जेपी नड्डा जी हो, सबने हैदराबाद के नाम को बदलने की बात कही और कहा कि हैदराबाद का नाम बदलकर हम भाग्यनगर रख देंगे, और अगर ये शहर भाग्यनगर बन जाता है तो उसे निजामों से निजात मिल जाएगी, फ्रीडम मिल जाएगा और साथ में उसका भाग्य का उदय भी हो जाएगा। इस तरीके की बात कही और कल ट्वीट भी आया था जब रिजल्ट्स आ गए थे। तो क्या कहना है आपका इस पर? मैम, नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला है। काम बदलना चाहिए, काम करने के तरीका बदलना चाहिए, नजरिया बदलना चाहिए, सबको साथ लेके चलने वाली बड़ी दिल होने चाहिए, क्योंकि सरकारें बड़े दिल से चलते हैं। ऐसा नैरो माइंडेड कैंपेन से, डिवाइसिव पॉलिटिक्स से चंद सीटें मिल सकती है, बट ज्यादा व्हेन यू लुक एट अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव किसी का भला नहीं होने वाला है। लेकिन एंड ऑफ द डे हैदराबाद मेयर विल बी फ्रॉम TRS पार्टी. We wanted our people to give us the mandate. Now today we are the largest party. We have good number of ex officio votes. Well, the technicalities are still to be worked out, but then we believe people stood by us, and BJP winning more seats has other factors than their high-pitched campaign. Okay. So what now are we the other understand factors? what their campaign When you is say that going to be BJP like. has other factors by its side, so I want to know from you that what are the other factors? Ma'am, in at least 20 more seats, we have lost by a very narrow margin, less than 1,500, less than 1,000, less than 200. We have lost, and this is directly because of the failure of Congress and other parties. Okay. Absence of other parties. Okay. So that helped them out. So BJP did not directly eat into our vote bank. People there voted for us as well, but with a very narrow margin, we lost. So if we would have had those 20. कविता, आप एक बहुत एक्सपीरियंस लीडर हैं, मैं तो आपकी कंस्टिट्यूएंसी में भी आई हूँ, मैंने देखा है आपकी जो पार्टी की पॉलिटिक्स है और आप लोग कैसे राजनीति करते हैं। आपसे जानना चाहूंगी कि जब भी ट्रायंगुलर फाइट होता है, जैसे कि ये तो सिविक पोल्स थे, लेकिन बिहार के भी अभी आपने चुनाव देखा और उसमें भी देखा गया कि
महागठबंधन था, फिर उसके बाद एनडीए था, फिर एक थर्ड फ्रंट भी निकल कर आया था जिसमें ओवैसी जी, कैन यू हियर मी नाउ? यस यस हाँ, व्हाट आई एम सेइंग इज कि अभी बिहार का भी चुनाव हुआ था जहां पे हमने ट्रायंगुलर फाइट देखा, एनडीए, महागठबंधन एंड अ थर्ड फ्रंट इन विच ओवैसी वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैक्टर। ओवैसी का प्रेजेंस हमें हैदराबाद के पोल्स में भी नजर आया। तो जब इस तरीके का ट्रायंगुलर बैटल होता है और खासकर अगर ओवैसी की प्रेजेंस होती है या ओवैसी की पार्टी की प्रेजेंस होती है तो एक बहुत ही हाईली पोलराइज्ड कैंपेन हो जाता है। और आपको नहीं लगता कि उसका फायदा ओवैसी को पहुंचता है और साथ में उसका फायदा बीजेपी को भी पहुंचता है? मैम, हम तो हार्ड वर्किंग लोग हैं, सीधे लोग हैं, तो हम डिवाइसिव पॉलिटिक्स नहीं करते, प्रोग्रेस को लेके, डेवलपमेंट को लेके पॉलिटिक्स में चलने वाले लोग हैं। हम अभी समझ गए कि इनका हाई पिच कैंपेन कैसा होता है, तो आगे चल के इनके कैंपेन पे हम रोक लगाएंगे। अब तक जो हुआ इससे एमआईएम का बेनिफिट हुआ हो, बीजेपी का बेनिफिट हुआ हो, कैसा है क्या है, वो हम आगे चल के एनालाइज करेंगे। लेकिन आगे चल के बीजेपी पे किस तरीके से रोक लगाना है, ये इलेक्शन से हमें पता चल जाए, तो बराबर हम पार्टी में रिव्यू करेंगे, हमारे लोगों को भी फैक्ट समझाएंगे कि इनके झूठ कैसे है, इनके प्रोपेगेंडा कैसा है, इनका सोशल मीडिया से झूठ स्प्रेड करने का नेटवर्क कैसा है, ये किस तरीके से डर पैदा करते हैं, ये सारे चीज हम समझाएंगे। मैम कविता, जब दुब्बक बाई इलेक्शंस की जब चुनाव हुए थे वहां पे भी बीजेपी को जीत हासिल हुई और उस जीत के बाद लोग ऐसा समझ रहे थे, और साउथ में जितने भी मैं पेपर्स उस समय पढ़ रही थी तो लोग कह रहे थे कि बाय फ्लूक हो गई वो बीजेपी की विक्ट्री। लेकिन दुब्बक के बाद अब जब दोबारा ये इस तरीके की जीएचएमसी के चुनाव जिस तरह से बीजेपी ने जीते हैं, रणनीति चाहे जो भी हो, मैं उसमें डिटेल्स में नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन ये एक पार्टी की सक्सेस, पार्टी हैज सक्सीडेड इन मेकिंग इनरोड्स इनटू द सदर्न बैस्टियन। तो आपकी पार्टी के लिए क्या एक कहीं ना कहीं एक रूड शॉक नहीं है, एक वेकअप कॉल नहीं है दैट यू नीड टू इंप्रूव अपॉन लॉट ऑफ थिंग्स? Exactly, ma'am. We now understand how low can they stoop, what kind of lies can they spread, how much can they try to confuse and divert the people. Now that we understand this level of I wouldn't want to call it indecent politics, but undignified politics. No, but Kavita, the people of Hyderabad. So now we are going to counter it. But people of Hyderabad live in a cosmopolitan culture where literacy rate is high, people are educated, and you think that those educated people will have takers for those kind of politics? उनको कुछ तो कुछ कन्विंसिंग लग रहा होगा बीजेपी की तरफ से। बीजेपी ने चाहे जो भी वायदे वहां पर किए हों, उन्होंने ये कहा कि हम भाग्यनगर बना देंगे, विकास की यात्रा करेंगे, और सारे जो प्रॉमिसेस किए थे कहीं ना कहीं उसके टेकर्स थे, इसीलिए हैदराबाद के, ग्रेटर हैदराबाद के इतने लोगों ने बीजेपी को वोट डाला। आई एम ओनली सेइंग मैम, पीपल कैन बी इमोशनली चार्ज्ड, कैन टेक decisions based on a momentum. Okay. And how is this momentum created in politics is also important. Okay. Is this going to serve any good to the people in the long run? That is a question of the responsible parties. Okay. But parties who are just constantly in election mode, never in development mode, do not bother about that. They will win a place and the place will never get developed. You see any of the states, BJP ruled states, ma'am, today in Uttar Pradesh, what is the state of Uttar Pradesh? What is the ranking of Uttar Pradesh in Economic Development Index? What is the ranking of Uttar Pradesh in security for women? No, but you said... What is the ranking of Uttar Pradesh in education? Ma'am, I just want to take one more minute from please, you. Go ahead, go ahead. Yes. Within 6 years, we have transformed Telangana from number 20 in production of paddy produce to number 2 in this country. We could improve, we could show the people how it can be done. We have shown the country how it can be done. This is our model. Now what is Uttar Pradesh's model? What is Bihar's model? What is Madhya Pradesh's model? So what the states ruled by Bharatiya Janata Party slip in every ranking, climb up in crime rankings. Now do we want the same thing for Telangana? We don't. So we as a responsible party, we as a people who love Telangana people, as a party who loves Telangana people, we will call out the lies of Bharatiya Janata Party. We will tomorrow explain it to our people that these people will come and emotionally charge you, take few seats, and do not care about the permanent development of our state. But Kavita, we fought for the state for 60 years. Kavita, you said that the BJP is a party which is always in an election mode, but Prime Minister तो खुद भी ये बोलते हैं, और उन्होंने अभी हाल में भी इस बात को कहा था कि नहीं,
एक चुनाव और एक देश होना चाहिए, यानी कि पूरे देश में एक ही चुनाव होना चाहिए। लेकिन उससे भी जो आगे जो एक सवाल है मेरा, कि आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, आपने खुद बोला कि अभी टेक्निकल डिटेल्स अभी आने बाकी हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी और एमआईएम मिलकर भी इस जो मेयर और डिप्टी मेयर की पोस्ट है उसके लिए अलाइन कर सकते हैं? आपको ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नजर आती है? मैं क्या बोल रही हूँ मैम, बीजेपी डज एनीथिंग फॉर पावर. वी हैव सीन इट अर्लियर इन वेरियस अदर स्टेट्स, हाउ दे हैव toppled the governments in few states to come to power, and how they have allied with parties like PDP in Jammu and Kashmir. We have seen many things happen. Right. So anything can happen. All I am saying is I cannot speak for those parties. As per my party, a decision has not been made. It will be made soon. लेकिन कविता, जैसे डिमोनेटाइजेशन के टाइम में आपकी पार्टी ने शायद समर्थन भी किया था बीजेपी का, और उनकी कई पॉलिसीज को समर्थन भी मिला है टीआरएस से। बीच में ऐसी भी चर्चा दिल्ली के पावर्स ऑफ कॉरिडोर में हो रही थी कि हो सकता है कविता राव को कोई ना कोई मंत्रालय मिल जाएगा, ऐसी बीच में लोगों ने बातें शुरू की थी। तो was there a time when TRS was actually cozying up to BJP, and now you've got a root shock and probably now you've decided that you'll move out? तो इस तरीके की भी पॉसिबिलिटी कोई बनी थी, और अब थोड़ा सा वो चेंज आपको नजर आ रहा है? Absolutely not, man. Absolutely not. TRS, you know, always stands by the people. When GST decision was made, and it was supposed to improve the economic situation of our nation, demonetization was made. It was supposed to root out black money from our nation. We had no choice as a state government but to implement whatever decision was made in the central government. Okay. So at that time we could not confuse our people further. हम हमारे लोगों को और confusion में नहीं डाल सकते थे। तो हमने कहा ठीक है, एक decision लिया गया है, हम इसको अच्छा implement करने के लिए central government का साथ देंगे। लेकिन जब farm bills बनाए जो किसान को हर्ट कर रहे, जो किसान को नुकसान पहुंचा रहे, हमने सपोर्ट नहीं किया। जब लैंड रिफॉर्म बिल आया तो क्लॉज वाइज हमने उसका अपोजिशन किया है। तो टीआरएस एक ग्राउंड पे, ग्रास रूट्स पे काम करने वाली पार्टी है। जब लोगों को नुकसान होता है तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ कभी नहीं दिए। जब हमारे पास कोई चारा नहीं था, डिमोनेटाइजेशन का डिसीजन लिया गया था, तो हमारे लोगों को तो हम फर्दर कंफ्यूज नहीं कर सकते थे। तो उस टाइम पे हम हमारे लोगों के साथ खड़े रहना था। वी मेड इट इजी, we made sure the lines were not as bad. We made sure GST implementation is one of the best in the country. So we sailed with the government's decision, but made it comfortable for our people. And we have firmly opposed the farm bills. We have firmly opposed the PSU disinvestment, and we stand by the PSU employees who will lose their jobs once the disinvestment happens. कविता, बीजेपी इस समय कहीं ना कहीं जो भी उनकी राजनीति का स्टाइल है उससे एक वो अनस्टॉपेबल फोर्स के रूप में बीजेपी नजर आ रहा है। अभी देखिए हैदराबाद के जो कल रिजल्ट्स आए हैं उसके बाद से बीजेपी ने ये भी कहना शुरू कर दिया है कि अभी तो हैदराबाद का नगर निगम का चुनाव था, उसके बाद हम तेलंगाना की असेंबली जीतेंगे, फिर केरला जीतेंगे, फिर तमिलनाडु जीतेंगे। तो पूरा एक साउथ पर लोगों का दिल जीतने की बात बीजेपी कर रही है। तो कैसे रोकेंगी बीजेपी को ये रीजनल पार्टी? से फॉर एग्जांपल टीआरएस, इफ आई एम आस्किंग यू दैट क्वेश्चन, what is going to be your roadmap? How you're going to stop BJP? We will, ma'am. We have understood how undignified can they resort to in politics. We have understood what they can do, and we will counter them. We will give them the taste of their own medicine in Telangana. You will see. You will be here. I'll be here. So we will see in 2023 what BJP wants to do will not happen, and there are a couple of other elections in between also in Telangana. Then you'll keep seeing those results. Since we've understood what they do, we firmly believe that we are a strongly network party, and we can counter them very well. ओके, एक आखिरी सवाल आपसे कविता करूंगी चलते चलते, कि बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे थे कि तेलंगाना राष्ट्रीय समिति जब से तेलंगाना में आई है डेवलपमेंट भी हुआ, लोग उससे बहुत खुश थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक कंफर्ट फैक्टर भी आपकी पार्टी में आ गया था, और ये भी एक वजह हो सकती है कि आपने जो ये सिविक पोल्स थे शायद टीआरएस ने इसको बहुत लाइटली लिया। तो यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई एम जस्ट टेलिंग यू प्योरली व्हाट द पीपल आर टॉकिंग अबाउट, सो आई जस्ट वांटेड अ लिटिल क्लैरिफिकेशन फ्रॉम यू बिफोर आई वाइंड अप द प्रोग्राम। मैम हमें इतने सीट नहीं मिले जितने हमने एक्सपेक्ट किया है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गलत हुआ है।
तो उसके बारे में हम पार्टी में बैठेंगे, बात करेंगे, एनालाइज करेंगे, जितने भी इश्यूज है उसको सॉल्व करके आगे और एक फॉर्मिडेबल फोर्स के जैसा हम आगे जाएंगे और लोगों का दिल जीतेंगे, बीजेपी को रोकेंगे, वापस हमारे लोगों के साथ टीआरएस के लिए प्यार पाएंगे। लेकिन अगर कोई सेक्युलर फ्रंट बनता है, अभी तो मुझे कोई ऐसा सेक्युलर फ्रंट नजर नहीं आ रहा है, बिकॉज कांग्रेस, टीडीपी, सब ये पार्टीज आपने खुद भी बोला कि बिल्कुल खत्म होती जा रही है, इनका भविष्य नहीं है। तो अगर ऐसा कोई थर्ड फ्रंट बनता है या कोई एक और फ्रंट बनता है, सो इज टीआरएस गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दैट फ्रंट? मैम फिलहाल तो फ्रंट के बारे में नहीं, हमारे सामने वाले जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में बात करना है। किसानों के साथ आज टीआरएस है जो दिल्ली में अनशन पे बैठे हैं, पीएसयू एम्प्लॉयज के साथ टीआरएस है। सो जितने भी पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं जो लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको विरोध करने के लिए टीआरएस पार्टी बराबर उनके साथ खड़े होगी। चलिए, थैंक यू सो मच कविता, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। यू टुक ऑल माय क्वेश्चंस विद अ स्ट्रेट बैट, ऑल स्माइलिंग, सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फॉर द चैनल। तो ये आपने देखा हमारी बातचीत कविता राव के साथ। जरूर फीडबैक दीजिएगा यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। आपको कैसा लगा ये इंटरव्यू? बने रहिएगा JK24/7 पर। थैंक यू सो मच।